नर्मदे हर। तो दोस्तों आज है 3 फरवरी और मेरी नर्मदा परिक्रमा का है 96वां दिन। मैं जा रहा हूँ होशंगाबाद की ओर, नर्मदापुरम की ओर। पहली जो जगह आएगी बड़ी बीच में बोल सकते हो माइलस्टोन, वो है बांद्राभान वो जगह है जो कि उधर से आते में भी पड़ा था। तो बांद्राभान है वो मैया के किनारे पर है, घाट है। और उसके बाद में नर्मदापुरम कितना पड़ेगा वो पता नहीं। और बांद्राभान के बीच में भी गांव आएंगे। और कल जहां मैं रुका था वो जगह का नाम था गऊ घाट। और गऊ घाट क्यों आया जाता है, किनारे का रास्ता नहीं है तो ठीक है, लेकिन फिर किनारे के पास के गांव होंगे, उधर से ना जाके इतनी दूर से क्यों आया जाता है, इसका जो है मुझे नहीं पता कितना सच है। लेकिन इसका जो मुझे बताया है, पता चला है, वो ये है कि यहाँ बूढ़ी नर्मदा बोलते हैं कि बूढ़ी नर्मदा यहाँ से निकली हुई हैं। मतलब ये है इसका कि नर्मदा जी जो है, नर्मदा नदी, उसका पुराना बहाव जो है काफ़ी पहले वो यहाँ से था। तो यहाँ से होकर मैया जो है निकलती थी। फिर जो है कितने वर्ष पहले नहीं पता मुझे, 100 वर्ष या 500 वर्ष या 1000 वर्ष या जो भी हो, मैया का बहाव का जो है एरिया वो बदल गया। और इधर की जगह उन्होंने थोड़ी दूरी से जो अभी का करंट बहाव है वहाँ से बहना शुरू कर दिया। तो ये वाला जो उनका क्षेत्र था वो इससे जो है बहना बंद कर दिया। हुआ ऐसा हो भी जाता है, देखिए कई बार भूकंप वगैरह अगर आते हैं जोर के तो उसकी वजह से नदियों का बहाव बदल जाता है, ऐसा बोलते हैं। अगर एक बार किसी दूसरे रास्ता ले लिया एक जगह से तो फिर वो अपना रास्ता बनाते आगे जहाँ ढलान होती है वहाँ पे फिर पुराने बहाव में मिल जाती हैं। तो ये था, शायद ये कारण है कि यहाँ से होके जाना पड़ता है। किनारे का रास्ता नहीं है वो एक अलग बात है, लेकिन थोड़ा सा दूर से इसके लिए निकल के जाना पड़ता है। और वहाँ पे एक कुंड भी था, कुंड को बोलते हैं भाई गौ कुंड। और ऐसा बोला जाता है कि गऊ पे ब्रह्म हत्या का दोष लग गया था एक बार गऊ माता पे। अब कैसे क्या पता नहीं, बोलते हैं बछड़े ने से एक ब्राह्मण के बालक की हत्या हो गई थी तो उसका रंग काला पड़ गया। फिर उनने यहाँ पे स्नान किया तो गऊ का रंग सफ़ेद हो गया। इस तरह से गऊ हत्या से मुक्त हुई, तो इसलिए उसे गऊ घाट बोलते हैं। खैर जो भी हो, ये तो मान्यताएं हैं अपनी अपनी। तो मान्यताओं का देश है, धर्म है मान्यताओं से चलता है। तो ये था थोड़ा सा डिटेल वहाँ का। और कल के वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने जो है जहाँ रुका था उसकी भी डिटेल दी थी। और हो सकता है किसी को नेगेटिव लगे, लेकिन अब थोड़ी सी जो बात है वो कड़वी बात करने वाला हूँ मैं। और कड़वी बात इसलिए है कि कुछ लोग जो धर्म के नाम पर धंधा करने वाले हैं, लालच और में उसमें ज़मीनें हड़पने की सोचते हैं, उन्हें थोड़ा सा बुरा लगेगा। गौ, देखिए समस्या यहाँ कुछ भी नहीं है। कोई सेवा कर रहा है नहीं कर रहा है, मैं कई बार बोलता हूँ सेवा करिए, मन से करिए, नहीं करना है मत करिए, आपके ऊपर है। लेकिन अगर कोई कुछ जो है सेवा के नाम पर शुरू हुआ है और फिर वो कैसे अपने फायदे के लिए उपयोग करते हैं, वो गलत है। अब ये जो जगह है, आप यहाँ पर जो रहती हैं, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर जगह नहीं है, घर वगैरह बना हुआ है। लेकिन जो बाबा जी हैं वो रहते हैं और बाबा जी का परिवार रहता है। परिवार उनका 6 भाई हैं वो टोटल। तो पूरे भाई और फैमिली वगैरह वहीं रहती है। आश्रम के पास में 30 से 35 एकड़ ज़मीन है, करीब 70 बीघा के आसपास ज़मीन है, में खेती होती है। और 40 गऊ थी। नर्मदे हर। कितना दूध देती हैं हमें नहीं पता, लेकिन वो कोई बूढ़ी गऊ नहीं थी जिनकी सेवा हो रही, सारी दुधारू गायें थी वो। ठीक है, अब दान कितना आता है नहीं आता, गांव से आता, बाहर से आता, बड़ा स्थान है, ठीक, उसकी मैं बात नहीं करने वाला हूँ। ये आश्रम शुरू हुआ था सेवा के लिए। कितने वर्ष पहले अलग बात है, बहुत वर्ष पहले हुआ होगा, सेवा के लिए शुरू हुआ था। आज भी ज़मीन है, आप अगर धर्म के हिसाब से देखेंगे तो वो ज़मीन और पूरा ये जो जगह है, मंदिर है,
ये जो है अगर आप बोलोगे किसका है तो मैया का है, बोला जाएगा कि भाई मैया का है, क्योंकि ये रजिस्टर्ड नहीं है। आश्रम खोला पराक्रमवासियों की सेवा के लिए, और ज़मीन होती है तो लोग क्या करते हैं, सरकारी ज़मीन पे खेती वगैरह करना शुरू कर देते हैं। आज भी ऐसा हो रहा है, बहुत जगह ऐसा हो रहा है। और सरकार आज भी मध्य प्रदेश में आप कहीं भी सरकारी ज़मीन है मैया किनारे आसपास कहीं आश्रम खोलते हैं तो सरकार उसे अलाउ करती है। बस अब सरकार ने क्या कर दिया है, उसे पर्सनल जो है किसी के नाम पर रजिस्टर कराना अलाउ नहीं करते हैं। उसके लिए फिर आपको 11 लोगों का एक ट्रस्ट बनाना पड़ता है और फिर जो है कोर्ट के द्वारा रजिस्ट्रेशन होता है। ये प्रोसेस है जो मुझे पता चला है, और उसके लिए मिनिमम कुछ अवधि भी रहती होगी कि इतने साल के बाद ही हो सकता है। तो ये होता है। तो ऐसा बहुत आश्रम आप मंदिरों में देखने को मिलेगा। अब ठीक है भाई, ये उसके लिए खुला, फिर धीरे धीरे जो भी हुआ हो सेवा। अब भाई पराक्रमवासी रुकते हैं जैसी भी है, आप बोलिए, किसी को लगेगा कि क्या अच्छा क्या बुरा ऐसा वैसा, मैं उसमें नहीं जाऊंगा कि क्या व्यवस्था थी या नहीं थी, ठीक है, या मैंने सही से हो रहा है या नहीं हो रहा है। आज सुबह जो है उनके भाई थे, उनसे बात हुई तो उनने साफ साफ बोला कि आराम से बात हो रही थी कि मैंने पूछा जो है कि आप कौन हैं, क्या रहते हैं, मैं क्या यहाँ रहती हैं, तो उन्होंने साफ बोला कि ये हमारी है। बोले हमारी प्राइवेट प्रॉपर्टी है, इसलिए हम यहाँ रहते हैं और ये सब कुछ हमारा है, हमारी पैतृक संपत्ति है। ये उन्होंने साफ बोला कि हमारी पैतृक संपत्ति है। तो भाई सेवा करें नहीं करें बात वहीं ख़त्म हो जाती है। लेकिन क्या वाकई ये पैतृक संपत्ति है? नहीं, रजिस्टर्ड नहीं है। अगर संविधान के हिसाब से आप देखेंगे तो ये शासकीय भूमि है, सरकारी ज़मीन है, क्योंकि मैया की ज़मीन जो है वो सरकारी ज़मीन होती है, किसी की नहीं है, वो सरकार की ज़मीन है। और कानून के हिसाब से नहीं देखें तो धर्म के नाम पे वैसे देखें तो ये मैया की ज़मीन है, भाई किसी की नहीं है। अब पैतृक संपत्ति कैसे हो गई उनकी? क्योंकि भाई उनका कहना है कि 1 पीढ़ी 2 पीढ़ी 3 पीढ़ी से उनका अधिकार है इस पर, वो कर रहे हैं। तो कर क्या रहे हैं? सेवा। सेवा के नाम पे शुरुआत होती है भाई, सेवा के नाम पे ज़मीन ली जाती है, आश्रम बनाया जाता है, फिर जो है एक होता है वो सेवा के नाम पे दूसरे को दे देता है, फिर तीसरे को देता है, फिर उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी हो जाती है, फिर वो सेवा छोड़ देते हैं। ये एक जगह नहीं कई जगह देखने को मिला है मुझे। तो क्या ये सही है? मेरा सवाल ये इस एक स्थान के बारे में नहीं है, मेरा सवाल आप लोग से है कि आप लोग क्या करते हैं। जैसे कई जगह कुछ एक्ट बनाए गए सरकार के द्वारा कि उन्होंने कंट्रोल ले लिया मंदिरों से, ये बड़े बड़े मंदिरों के लिए हुआ केवल, और जिसका कि लोगों ने आंख बंद करके विरोध किया। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि वो एक्ट सही थे या गलत थे, या सरकार की नीयत सही थी या नहीं थी। मैं केवल ये बोल रहा हूँ कि क्या केवल ये बोलना कि नहीं सरकार केवल हिंदू धर्म के मंदिरों को अपने अधिकार में ले रही है, बाकियों को नहीं ले रही है, और ये गलत है, इससे ऐसा होगा वैसा होगा। क्या धर्म के नाम पर आश्रम बना के मंदिर बना के उन्हें अपने कब्जे में ले लेना, प्राइवेट प्रॉपर्टी बनाना सही है? और इससे कंट्रोल कौन करेगा फिर, ये बताइए। अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो फिर तो ये तो धंधा हो गया। तो इसे कंट्रोल करने के लिए भाई कौन करेगा? कानून किसके पास होता है? सरकार के पास। अगर सरकार की नीयत सही नहीं है, कोई एक्ट सही नहीं है, तो एक्ट में बदलाव करवाइए, उसे उसके लिए जोर डालिए, ना कि उसे स्क्रैप करने के लिए, हटाने के लिए। क्योंकि हटाने पे क्या होता है वो देखिए दुखद तस्वीर है। जब आप घूमेंगे, जब आप ऐसे जाएंगे जगह जगह, तो आपको हकीकत पता चलेगी। घर पर बैठ के मोबाइल चलाते चलाते आपको नहीं पता चलेगा कि क्या हो रहा है दुनिया में। जो भी सेवा के लिए मंदिर बने हैं, जो भी बड़े मंदिर हैं, वो सब केवल और केवल कमेटी और समिति बनाकर ही चलाए जा सकते हैं, नहीं तो वो प्राइवेट प्रॉपर्टी में बदल जाते हैं। ये हकीकत है। तो इसके लिए भाई कोई भी आप फॉरवर्ड करें कभी और कुछ सपोर्ट करें नहीं करें, तो उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लिया कीजिए। और मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं भी, जो परिक्रमा के पहले मेरा मत था वो क्या था वो मुझे पता है। मैं भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा झुका हुआ था इस बात को लेके कि सरकार केवल हिंदू धर्म के मंदिरों को ही क्यों कंट्रोल में लेना चाहती है, क्योंकि मुझे भी पूरी जानकारी नहीं थी हकीकत में क्या हो रहा है। अंदाजा था थोड़ा बहुत, लेकिन इतनी बेबस तस्वीरें मैंने नहीं देखी थी जो कि मैंने देखी हैं, कि किस तरीके से देखते देखते ही जो है प्राइवेट प्रॉपर्टी में चीज़ें बदल जाती हैं। तो भाई ये मेरा निवेदन है सबसे। ये तो देखिए परिक्रमा का वीडियो है, मैं कोई राजनीति या उसके उद्देश्य से नहीं बोल रहा हूँ, मैं केवल धर्म को बचाने की ही बात कर रहा हूँ, लालच को दूर करने की बात कर रहा हूँ धर्म से।
कि अगर धर्म के लिए, देखिए धर्म के लिए एक आश्रम खोला अगर हमने, तो आश्रम किस लिए? धर्म को बढ़ाने के लिए है। तो धर्म बढ़ाया जाए ना उससे। अगर वो प्राइवेट प्रॉपर्टी में बदलते जाएंगे तो लालच का रूप हो जाएगा। तो धर्म कहाँ से बढ़ेगा? धर्म का प्रचार कहाँ से होगा फिर? तो इसके लिए भाई मैं सबसे यही निवेदन करूँगा कि जो है हम चीज़ों को समझें और तब सपोर्ट करें। तो ये तो आज का जो है वीडियो है वो इस तरह से शुरू करना पड़ रहा है, लेकिन मैं हमेशा बोलता हूँ कि देखिए सच को सच बोलना बहुत ज़रूरी है, झूठ को झूठ बोलना बहुत ज़रूरी है। यही धर्म ही सिखाता है हमें, ये सनातन धर्म ही सिखाता है कि आप सत्य बोलिए, सत्य का साथ दीजिए। तो यही है, आज की परिक्रमा जो है वो शुरू हो चुकी है। आज मैं पहुंचूंगा नर्मदापुरम, होशंगाबाद, और देखेंगे फिर उसके बाद और भी कुछ बातें करेंगे धीरे धीरे। और 2 लोग हैं, मैं नाम बाद में बताऊंगा। और प्रदीप हेगड़े जी हैं और उमेश कुमार सिंह पटना, ये 2 व्यक्ति हैं जिनके की वही दान राशि जो थी 1000 और 1001 रुपये आई है। जैसे मैंने बोला था कि भाई कुछ आता है तो मैं बता दूंगा, तो वो प्राप्त हो चुकी है। और कुछ छोटे छोटे अमाउंट उससे भी आए हैं, और टोटल कुछ इतना ज़्यादा अमाउंट नहीं है। मैं रास्ते में करता जाता हूँ, और थोड़ा बहुत जो बचेगा तो वो तो बाकी का कार्यक्रम करना ही है, तो उसमें जो है शामिल कर दिया जाएगा। यही है। बाकी मेरी परिक्रमा जो है आज नर्मदापुरम में पहुंच जाऊंगा, तो उसके बाद में हो सकता है बहुत जल्दी पूरी हो जाए, 6 से 7 दिन में पूरी हो जाए। बाकी तो बोल नहीं सकते, देखिए चलने पर और काफ़ी चीज़ों पर डिपेंड करता है। तो उतना ही समय है, लेकिन मुझे लगता है कि जो लोग देना चाहते थे, जिनकी स्वेच्छा से और जिनकी इच्छा थी, वो अब तक दे चुके होंगे। फिर भी अगर कोई और ऐसा है व्यक्ति तो भाई वो कर सकता है। बाकी मैं ये मान के चल रहा हूँ कि मोर और लेस जो लोग इंटरेस्टेड थे, ज़्यादा चाहते थे, जिनकी ज़्यादा इच्छा थी, वो लोग कर चुके हैं, तो काफ़ी है। क्योंकि मेरा उद्देश्य दान लेना नहीं था, मेरा उद्देश्य केवल इतना सा था कि भाई जो लोग चाहते हैं, जिनकी काफ़ी इच्छा है, काफ़ी बार बार बोल चुके हैं कि वो एक क्या बोलें, हिस्सा बनना चाहते हैं इसका, तो उनका हिस्सा हो गया भाई, उनका दान हो गया। उनका दान जो है इस कार्य में लग गया है। वो जो भी परिक्रमा है, तो परिक्रमा के दान में और परिक्रमा की कार्यक्रम में। देखिए खेत, गेहूं के खेत, बीच बीच में शायद सरसों है ये। तो ये है भाई गांव सागा खेड़ा ग्राम है ये। और यहाँ से बांद्रा भान जब मैं ये गांव आया था तो चेक किया था, तो 3.4 किलोमीटर दिखा रहा था। फिर तवा नदी है, उसे पार करना पड़ेगा, कम पानी है। इधर से जा रहे हैं तो सीधा रास्ता है ये, तो वो थोड़ा सा मान लीजिए, तो ऐसे शायद 4 किलोमीटर के आसपास हो, अगर मुझे सही याद है, या 3 किलोमीटर के आसपास। तो जो भी है, सांगा खेड़ा कला, ये है मंदिर है, या शायद यहाँ पर माता विराजमान होती होंगी नवरात्रि के समय। तो ये वो जगह है। और भाई सांगा खेड़ा गांव में एक सज्जन ने चाय पिलाई, तो उसके लिए रुके और थोड़ी देर बैठे रहे, 15-20 मिनट वहीं पर बैठे रहे, विश्राम किया। क्योंकि आज ज़्यादा रुके नहीं थे कहीं, आज समय पर ही निकले थे, 6:10 6:15 के आसपास। और बीच में ज़्यादा कोई गांव नहीं थे, किसी ने रोका भी नहीं, तो चलते ही रहे। तो ठीक ठाक चल लिए थे, 15 किलोमीटर के आसपास। और तो बोल सकते हैं कि ठीक रहा, रोड भी ठीक था, क्योंकि वैसा नहीं था कोई कीचड़ या वैसा, सीधा सीधा रोड था। टाइम पर निकले और किसी ने रोका भी नहीं, तो फिर चलते रहिए। तो
अब आएगा बांद्राभान। तो ये जो रास्ता है ये ले जाएगा सीधा आगे, वहाँ तवा नदी है, उसे पार करिए और बांद्राभान। उधर देखेंगे कोई आश्रम होगा अगर। और अच्छा चलने का फ़ायदा ये है कि भाई अगर सही जगह दिखेगी तो कपड़े धुले जा सकते हैं, क्योंकि कपड़ा धुलना नहीं हो पाता है शाम को। तो आपको जहाँ जैसी जगह मिलेगी वहीं रुकना पड़ता है, तो कोई ऑप्शन नहीं होता। अगर नहीं है जगह, जैसे कल पूरा पानी नहीं था, वहाँ हैंडपम्प था, उसके नीचे कीचड़ था, तो आप कैसे धोगे कपड़े? कीचड़ वैसा कीचड़ नहीं था, पूरा गड्ढा था, गड्ढा भरा हुआ था, उसे आप साफ़ नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कि हैंडपम्प के नीचे है तो सब साफ़ कर लो, मैंने शायद वीडियो में दिखाया भी है। तो इसलिए कोई ऑप्शन नहीं था। तो बेहतर होता है अगर दिन में कहीं जगह मिल जाए तो अपने कपड़े वगैरह धुल लीजिए। तो ये है तवा नदी और ये खेती हो रही है सब्जी वगैरह की। रेत है, तो ऐसे जाना है निकल के, नदी को पार करना है। ये नदी घूम के उधर मिल रही है मैया में। और सामने जो पहाड़ दिख रहे हैं तो यही पहाड़ थी बांद्राभान में, उस साइड, उस तरफ। तो भाई ये पानी बह रहा है, ये तो नदी नहीं होगी, ये तो पानी होगा खेतों के लिए, ऐसा लग रहा है। ये छोटी तो नहीं हो सकती नदी, इसके बाद होगी शायद, वो झंडी लगी है जहाँ। ये रेत में थोड़ी सी रेत हटा के थोड़ी नीचाई करके हल्की सी शायद मिट्टी आ गई होगी, और पूरे में सब्जियां उगा रखी हैं, लौकी, तुरई और पता नहीं क्या क्या। ये दो तो मैंने देखी, बेलों वाली सब्जी हैं, इनमें जड़ें ज़्यादा नहीं होती। तो रेत में उग जाती होंगी। हाँ, ये है नदी, देखिए ये है तवा नदी। और शायद यहीं से नदी पार करना है। झंडी लगी है, इसका मतलब तो यही होता है, लगी हुई है देखिए। और पानी दिख तो कम ही रहा है। इधर आगे कैसा है वो देखते हैं। अरे बाबा, घुटने घुटने तो आ गया पानी। और ये देखिए भाई, मैया मिल गई, तो दर्शन कीजिए।
तो दोस्तों ये है वो सीताराम किराना स्टोर, इनका ये होटल है जो कि परिक्रमावासियों के लिए सेवा देते हैं, चाय वगैरह पिलाते हैं और भोजन भी कराते हैं। तो आज का भोजन है वो यहीं हुआ है, पालक बैगन की सब्ज़ी थी और रोटी थी। और ये बांद्रा भान है, संगम स्थल बांद्रा भान। और अब हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे होशंगाबाद की ओर और फिर देखते हैं वहाँ पहुँचकर कि आगे कहाँ जाया जा सकता है या नहीं जाया जा सकता, उस हिसाब से डिसाइड किया जाएगा। और ये देखिए, ये जो है मेरी ओर आपकी ओर जो है, इस तरफ जो नदी है वो है तवा नदी और उस तरफ जो है मैया है और यहाँ पे जो है संगम होता है। तो ये जो है तवा नदी का संगम है बांद्रा भान में। धूप बहुत तेज़ है, सूरज जो है वो सिर के ऊपर है लगभग, और तो बहुत प्रॉब्लम होती है जब सामने की ओर आ जाता है, सिर ढकने की ज़रूरत पड़ जाती है। बाकी देखिए, मैं कभी कभी जो है कर्म बोलता हूँ, उसका मतलब होता है सत्कर्म, पुण्य, वो दोनों बराबर ही हैं अगर आप ध्यान से सोचेंगे तो जैसे मैं कल ही किसी को कुछ उदाहरण दे रहा था, तो मैं बोल रहा था कि अगर अच्छे कर्म, तो अच्छे पुण्य से मतलब मेरा था कि भाई अच्छे कर्म संचित कर्म, ठीक है, तो संचित पुण्य, अच्छे कर्म माने पुण्य, बराबर मान सकते हैं। और थोड़ा सा सोचिए, देखिए सोचने से क्या होता है, जैसे मैं आपको दो छोटा स्टोरी जैसे सुनाता हूँ कि एक बिजनेसमैन था, उसका प्लान था, उसकी चार्टर्ड फ्लाइट जो चार्टर्ड प्लान था खुद का, और वो उसमें कुछ टेक्निकल ख़राबी आ गई और वो ग्राउंडेड था, वो बंद पड़ा हुआ था, उसे बहुत नुकसान हो रहा था, उसे किराए पे लेके जाना पड़ता था इधर उधर। तो उसने कुछ टेक्नीशियंस को बुला के दिखाया उस कंपनीज के, लेकिन वो नहीं हो पाया। तो एक काफ़ी एक्सपीरियंस टेक्नीशियन था, उसने उसे बुलाया और अब जो है उसने निरीक्षण किया और एक छोटा सा पुर्जा था, बहुत ही छोटा सा, उसने उसे मंगाया, $1 का आया, उसने उसे रिप्लेस कर दिया। उसके बाद वो चला गया, उसने बिल भेज दिया $1000 का। उसने अपने स्टाफ से मालूम किया कि भाई क्या क्या काम किया था जो वहाँ पर थे, तो उन्होंने बोला कुछ नहीं, बोले आधा घंटे देखता रहा वो इधर उधर, और फिर बोले एक छोटा सा कुछ था वो मंगाया, बोले $1 का आया था, और उसके बाद उसने वो बदल दिया और वो चलने लगा। तो उसने कहा, सोचा बिजनेसमैन ने कि ये तो बड़ी जाती है, $1 का खर्चा, और मान लो इसका विजिटिंग चार्ज भी होगा, $100 भी ले ले तब भी 101 होता है, $1000। तो वो एक नोट भेजता है कि कृपया बिल जो है वो डिटेल में भेजें, डिटेल में बिल भेजें ब्रेक डाउन करके। तो उसका मतलब था कि क्या लिखेगा वो अलग अलग करके, तो अपने आप बिल कम हो जाएगा। और वो जो था भाई टेक्नीशियन जो था वो प्रोफेशनल था भाई, झूठ मूठ बोलने का कोई काम नहीं। उसने उस पर लिखा बिल पे ₹1 जो है स्पेयर पार्ट जो बदला था, नर्मदे हर बेटा, और $999 अनुभव के, एक्सपीरियंस के, और उसने बिल भेज दिया। अब वो बिजनेसमैन को अच्छा तो नहीं लगा, लेकिन भाई उसे देना पड़े क्योंकि रिपेयर हुआ था प्लान, बेमन से दिए लेकिन दिए। और उसने जो टेक्नीशियन था उसे जो सही लगा अपने काम का मूल्य वो उसने लिया। हो सकता है किसी को ज़्यादा लगे कि उसने फ़ायदा उठाया है क्योंकि और कोई सही नहीं कर पा रहा था वो। एक और कहानी है छोटी सी, वो ये है कि एक बोट थी, छोटा सा जहाज़ जो होता है, छोटी बोट जो समुद्र पर चलती है, छोटी माने इतनी छोटी नहीं होती अपनी नाव जैसी, बट उस इतनी होती हैं कि 20-30 लोग आराम से उसमें घूम सकते हैं, जा सकते हैं। तो एक बिजनेसमैन था, उसकी खुद की बोट थी, उसमें कुछ खराबी आ गई थी। तो बोट में एक कुछ खराबी हो जाने के कारण क्या है, बोट में पानी भर जाता था।
आप बोल सकते हो कोई छेद वगैरह हो गया था, कोई पुर्जा निकल गया था, जो भी है। और बिजनेसमैन था वो उसके रिपेयर होने का इंतज़ार कर रहा था, किसी को उसने ऑलरेडी बोल रखा था। अब होता क्या है कि उसके पहले वो पेंट का काम करवाता है उसका, और पेंट का काम होता है कि भाई रखी हुई है तो मैं पेंट का काम करा देता हूँ जब तक वो रिपेयर होगी। अब पेंट के काम के बाद उसके बच्चों में जो है किसी का जन्मदिन होता है, और बच्चे जो है पार्टी बनाने अपने दोस्तों के साथ उसे ले जाते हैं। जब तक बिजनेसमैन को पता चलता है तो भाई कई घंटे हो गए होते हैं, और वो समझ जाता है कि सी में काफ़ी डीप चले गए हैं ये लोग, काफ़ी अंदर चले गए हैं। उसे पता था कि जो है नाव में इतना पानी नीचे भरने में उसकी बोट में 6 से 8 घंटे लगेंगे, कि वो जो है उसके बाद इतना पानी भर जाएगा कि वो वापस नहीं आ सकते, उसके पहले ही वो डूब जाएगी। तो उसे बहुत चिंता हुई, इसने फ़ोन वगैरह लगाने की कोशिश की लेकिन किसी का फ़ोन नहीं लगा। नर्मदे हर बेटा, तो उसे बहुत चिंता होने लगी, बहुत चिंतित हो गया। उसने मन में कहीं ना कहीं आशंका थी कि हो ना हो कुछ ना कुछ दुर्घटना हो गई है। और फिर जो है वो कॉल करता है पुलिस वगैरह को मालूम करने के लिए, लेकिन जो है जब तक उसे पता चला था तब तक ऑलरेडी करीब 14-16 घंटे कुछ तो हो चुके थे। और जब तक वो पुलिस वगैरह आती है और भेजते हैं किसी को, तो उसके 1-2 घंटे में ही वो लोग वापस आ जाते हैं, लगभग 24 घंटे में मान लीजिए, 18-20 घंटे में मान लीजिए, और सब लोग सुरक्षित आ जाते हैं। उसे बड़ा आश्चर्य होता है, वो जाके देखता है जहाँ प्रॉब्लम थी, देखता है कि वो फिक्स हो गई है। तो उसे समझ में नहीं आता, फिर उसे दिखता है अरे ये पेंट हुआ है, कलर वाले ने हो ना हो उसने किया होगा। तो उसके पास जाता है, बोलता है कि उसमें तुमने कलर किया? वो बोलता है हाँ। तो बोलता है उसमें कुछ ये खराबी थी, बोले वो एक छेद था वहाँ पे बड़ा सा हो रहा था और उसमें पुर्जा लगा था। तो वो डर जाता है, उसने सोचा कि मैंने उसे सही करके लगा दिया था, फिट बिठा दिया था, पेंट कर दिया था, ऐसा ना हो कि वो निकल गया हो या कुछ गड़बड़ कर दी हो, ऐसे ही रखना था उसे। तो वो हाथ जोड़ते हुए कपाते हुए बोलता है कि मालिक गलती हो गई मेरे से, मुझे लगा कि वो ये इसमें सही बैठ जाएगा तो मैंने उसे सही से बिठा दिया और मैंने उसे पेंट कर दिया, मुझे नहीं पता था कि उसे नहीं करना था। तो वही वो सेठ बोलता है कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, तुमने कुछ गलत नहीं किया, बल्कि तुम्हारी वजह से जो है मेरे बच्चों की जान बच गई है। तो वो जो है उसे $1000 जो है इनाम में देता है। तो बोलता है कि नहीं नहीं, बोले सेठ जी मैं ये कैसे ले सकता हूँ, बोले वो तो मेरा काम था, छोटी मोटी चीज़ कुछ दिखती है जो मैं कर सकता हूँ तो मुझे करना ही चाहिए, मुझे उस पर पेंट करना था वहाँ पे, उसके पहले मैंने सही कर दिया, मैंने ऐसा अलग से तो कुछ नहीं किया कि इतने पैसे लूँ मैं। तो वो बोलता है कि देखो तुम्हारे लिए वो काम कुछ नहीं था, एक सामान्य काम था जो तुम रूटीनली करते रहते हो लोगों के लिए, लेकिन मेरे लिए बोले वो बच्चों की जान बचाई है उसने, तो ये जो मैं दे रहा हूँ बोले वो मेरे लिए कुछ भी नहीं है। तो वो जो है उसे इनाम देता है। अब देखिए मैंने 2 कहानियाँ सुनाई और यहाँ पर गलत और सही कुछ भी नहीं है, मैं आपको बता दूँ, दोनों सही हैं अपनी अपनी जगह। तो गलत वाला इंसान नहीं है यहाँ भाई मेरी नज़र में तो दोनों ने सही काम किया है, बस तरीका अलग अलग है। अब सोचना आपको ये है कि कौन सा तरीका आपसे मैच करता है, कौन सा तरीका आपको लगता है कि ज़्यादा बेहतर रहा, किसने भगवान पे भरोसा किया किसने नहीं किया। और थोड़ा सा बस सोचिए, कोई सही गलत नहीं बताना है आपको, मैं फिर से बोल रहा हूँ कि देखिए दोनों ही सही हैं, लेकिन बस मैं सोचने के लिए छोड़ रहा हूँ थोड़ा सा कि सोचिए थोड़ा सा इस बारे में, दोनों के बारे में। और इसके अलावा अपडेट ये है कि भाई हमें बताया था कि धानावड़ में एक अन्न क्षेत्र है, मंदिर है, रुकने की जगह है, व्यवस्था है वहाँ पे, और उसके बाद होशंगाबाद में नहीं है। होशंगाबाद में जो है बोले सेठानी घाट पे रुकते हैं, लेकिन कोई व्यवस्था नहीं है, पुराने मंदिर बने हैं, जाके रुक जाइए, और कोई टॉयलेट की व्यवस्था या कपड़े धोने की या वैसी कुछ भी नहीं है वहाँ। घाट बहुत बड़ा है लेकिन रुकने की कोई व्यवस्था नहीं है। लेकिन उस मंदिर में जो वो आश्रम था भाई, तो वहाँ पर आज एक शादी चल रही थी, 150-200 लोग थे शादी वाले, और भाई सज्जन ने बोला कि देखो आज तो ऐसा ही है, ऐसे में रुक पाओ तो रुक जाओ।
तो भाई नहीं थी जगह रुकने की। अब आप क्या करेंगे? और जो पुस्तकें हैं, पुस्तकों में छापा हुआ है जगदीश आश्रम, जगदीश मंदिर। यहाँ पर 2-3 लोगों से पूछ चुके, बोलते हैं जगदीश मंदिर में रुकने ही नहीं देते हैं, बोले उसमें साधुओं को रुकने देते हैं। भैया साधु मालूम कैसे चलता है? बोले बड़ी दाढ़ी होना चाहिए, बड़े बाल होना चाहिए और चिलम लगाना चाहिए। सीधा बोला एक सज्जन ने कि भाई तो आप जा सकते हो, तो नहीं रुकने देते हैं। बोले आप लोग को नॉर्मल जो परिक्रमावासी उन्हें नहीं रुकने देते। अब आपके पास ऑप्शन क्या बचता है भाई? यहाँ पे सेठानी घाट से आगे जो आश्रम है वो करीब 10 किलोमीटर आगे है। तो अगर यहाँ पर आप भाई 3:30 तक नहीं पहुँच पाते हो तो आप आगे नहीं निकल सकते। तो कुल मिला के बात ये है कि यही है कि हम जा रहे हैं सेठानी घाट और वहाँ पर नहीं व्यवस्था है, लेकिन फिर भी हमें वहाँ जाना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे भाई होशंगाबाद तो बड़ी जगह है, संभाग है, डिस्ट्रिक्ट लेवल से ऊंची जगह है, बड़ी जगह है, बड़ा घाट है, तो यहाँ पर व्यवस्था तो अच्छी होनी चाहिए थी। देखिए जबलपुर में भी मैंने यही बोला था कि सिटी छोटी हो या बड़ी हो, परिक्रमावासियों की जो है के लिए कुछ नहीं बदलता है। वहाँ बड़ी जगह होने से नहीं बदलता, सेवा भाव होने से बदलता है। भाव होना चाहिए, उसके लिए सेवा करने वाले लोग होने चाहिए, धर्म समझने वाले लोग होने चाहिए, तो कुछ बदलेगा। अच्छा, और हमें चाहिए क्या भाई? 3-4 दिन हो गए, हमारी समस्या क्या है कि कपड़े धुलने के लिए हम मैया में कपड़े नहीं धुल सकते, घाट पर नहीं धुल सकते, उसकी व्यवस्था हमें नहीं मिल पाती है। 3-4 दिन से व्यवस्था नहीं मिल पा रही है। आज सोचा था दिन में भी कहीं मिलेगा तो भी कर लेंगे, तो वो भी नहीं मिला। अब जो है लोगों से बोलो धो लो मैया में। अब भैया कैसे समझाएं कि हमारी परिक्रमा के नियम अलग हैं, हम नहीं धो सकते, लोग धो लेते होंगे, ठीक है। तो फिर ये समस्या आ जाती है। फिर कुछ लोग बोलेंगे कि भाई तो पहन लो ऐसे ही पानी में निकाल के, तो ठीक है वो करते ही हैं भाई, 4 दिन से बिना कपड़े के थोड़ी घूम रहे हैं, वो तो पहन ही रहे हैं, फिर गंदे कपड़े तो पहन ही रहे हैं। लेकिन क्या भाई फिर हम अगर ये बोलते हैं कि भाई आश्रम में पानी की व्यवस्था हो, नहाने की, कपड़े धोने की, तो क्या ये ज़्यादा मांगा जाता है? अगर कोई खोल रहा है, दान ले रहा है उसके लिए, तो क्या ये व्यवस्था की मांग करना भाई, ये बोलना कि ये होना चाहिए, या टॉयलेट की बोलना कि भाई सिटी में गांव के अंदर है तो होना चाहिए, जिससे अव्यवस्था ना हो, क्या ये ज़्यादा मांगना है? यही है। तो भाई ये चल रहा है होशंगाबाद नर्मदापुरम, और यही चल रहा है। अभी सेठानी घाट जो है करीब 2.5 किलोमीटर और है, तो मैं उधर ही जा रहा हूँ। और 3-4 किलोमीटर से शायद ये लग गया था होशंगाबाद चल रहा है। और पता नहीं सेठानी घाट के बाद शायद थोड़ा और जाता है, फिर ख़त्म हो जाता होगा। और वैसे भी कोई भी छोटा मोटा भी शहर होता है तो उसके आसपास इधर उधर लगी रहती हैं जगह, तो लगी रहती जगह मतलब म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का एरिया नहीं भी हो तो भी वो जुड़ा हुआ एरिया काफ़ी होता है। नर्मदे हर, तो यही है। चलिए भाई आगे चलें। और सामने देखिए बोर्ड लगा हुआ है, उस पर लिखा है लेफ़्ट साइड में भोपाल है, राइट साइड में सर्किट हाउस है, और सीधा सीधा जाना है वो सेठानी घाट है। तो भाई ये है सेठानी घाट, और थोड़ा आगे तक है तो उधर ही जाएंगे हम। तो भाई ये है सेठानी घाट होशंगाबाद, जो कि अब जाना जाता है नर्मदापुरम के नाम से।
तो यहाँ मैया का जो जल का ये है भराव का एरिया है, वो काफ़ी चौड़ा हो जाता है। देखिए तो काफ़ी चौड़ाई में मैया बह रही है यहाँ, और घाट भी काफ़ी बड़ा है, नर्मदे हर, और काफ़ी सुंदर भी है। ऐसे आप वाला जिनिस देखते हो ना जी। ये बहुत सुंदर घाट है, बहुत ही सुंदर, रंग बिरंगा। देख लिए मैंने। तो भाई मैं जा रहा हूँ जगदीश मंदिर की ओर। मरेगी और मर करके पार्वती का जन्म लेगी। तो आज इन्होंने देख लिया, पहले ही देख लिया, लक्ष्मण देख उमात्मक बेसा। तो दोस्तों ये है मेरा आज का आसन 3 फरवरी का होशंगाबाद नर्मदापुरम में, और ये है नागेश्वर मंदिर। तो ये मंदिर है, देखिए यहाँ है, इधर से खुला हुआ है, ठंड वापस आ गई है लेकिन ठीक है जो भी है, और भोजन यहाँ मिलता है ऐसा बताया है। तो नागेश्वर मंदिर जो है, यहाँ परिक्रमावासियों की विश्राम की व्यवस्था है यहाँ सेठानी घाट में, और कहीं नहीं है। तो आपको क्या है कि जब मैं आ रहा था तो अलग अलग तरह की, कोई बोल रहा था कि वो जगदीश मंदिर क्या तो मंदिर था वहाँ है, कोई बोल रहा था नहीं है, फिर पता चला नहीं है वहाँ, फिर कोई बोला सेठानी घाट पे है ही नहीं, कैसी भी व्यवस्था। तो ऐसा नहीं है, खुला है लेकिन व्यवस्था है नागेश्वर मंदिर में, और यहाँ भोजन भी मिलता है। तो आप यहाँ आकर विश्राम कर सकते हैं अपनी पैदल परिक्रमा के दौरान। तो ये देखिए मैया की भव्य दर्शन, और ये है सेठानी घाट। तो इसके साथ ही अगर कुछ और ऐड करने का नहीं होता है तो आज का वीडियो है वो यहीं समाप्त करेंगे। नर्मदे हर।